हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में। दुनिया भर की वे जगहें जो चर्चा में थीं और जिनसे जुड़े हुए सवाल जो कि मानचित्र पर आधारित सवाल हो सकते हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। आईएएस की परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं, उसके अलावा स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में भी इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो इसके सवालों का महत्व क्या है, इस प्रोग्राम के आखिरी में एक सवाल जो कि पहले आपसे पूछा जा चुका है यूपीएससी में एक सवाल, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि ऐसे सवाल हमेशा से पूछे जाते रहे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए कि आपकी परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है, समय न व्यर्थ करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के पहले सवाल से। और पहला सवाल वो सवाल है जो कि हमने आपसे पिछले सप्ताह पूछा था, यानी कि पिछला सवाल जो कि अभ्यास प्रश्न था। सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कैस्पियन सागर के कुछ तटीय देश भू आबद्ध है। फिर उसके बाद काला सागर के कुछ तटीय देश भू आबद्ध है। फिर तीसरा है लाल सागर के कुछ तटीय देश भू आबद्ध है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। केवल एक और दो, एक और तीन, या फिर दो और तीन। तो अब ऐसे में अगर हम देखें तो तीनों के नाम में सागर तो लगा हुआ है, ये तीनों सी है, लेकिन क्या सच में तीनों सी हैं? अब एक देखिए आप यहाँ पे कैस्पियन सी यह क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक सी यह क्षेत्र है, रेड सी यह क्षेत्र है। अब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, रेड सी के बारे में आपने बहुत कुछ देखा, सुना, जांचा, परखा है। अब आप खुद देखिए कि अगर कोई देश रेड सी के साथ सटा हुआ है या लगा हुआ है तो सीधी सी बात है, आप पीछे की तरफ जाइए तो हिंद महासागर, चूंकि लाल सागर हिंद महासागर से अंततः जुड़ा हुआ है, तो वह क्षेत्र महासागर के लिए ओपन हो गया, तो वह भू आबद्ध तो नहीं कहलाएगा। इसी तरह से ब्लैक सी को भी अगर हम देखें तो ब्लैक सी के साथ भी यही स्थिति है कि यह जो ब्लैक सी है यह अंततः आगे जुड़ा हुआ है अटलांटिक महासागर से। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, जो कैस्पियन सी है वह दरअसल वह लेक है, सागर नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ किसी भी महासागर से यह जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि कोई भी देश जो इसके साथ अपनी सीमा बना रहा है वह ओपन नहीं है महासागर से जुड़ने के लिए, उसके रास्ते खुले नहीं हैं। और अगर उसके रास्ते नहीं खुले हैं तो वह भू आबद्ध हो जाएगा। अब वही सवाल में था कि कैस्पियन सागर के कुछ तटीय देश भू आबद्ध हैं। अब देखिए, हो सकता है कुछ देश भू आबद्ध हों, लेकिन इस वजह से नहीं कि कैस्पियन सागर है, इस वजह से। उसके पीछे की वजह यह हो सकती है कि कैस्पियन सागर से लगे हुए देश कहीं दूसरी जगह से किसी सागर से, महासागर से लग कॉन्टिन्यू या सीधे मिल तो नहीं रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर जो आपके पास देश होगा उसको आप समझ लीजिए कि ईरान। ईरान भी कैस्पियन सागर से लगा हुआ दिखाई देता है, लेकिन आगे देखें तो उसको आप देखें तो ये उसके लिए रास्ते खुले हुए हिंद महासागर के लिए, तो यह भू आबद्ध नहीं है। लेकिन कजाकिस्तान को देख लें तो भू आबद्ध है। कजाकिस्तान के अलावा अजरबैजान को देख लें तो भू आबद्ध है। इसके अलावा अगर हम देख लें तुर्कमेनिस्तान, ये भी भू आबद्ध है। तो तीन ऐसे देश हैं जो कैस्पियन सागर से लगे हुए तो हैं, लेकिन वो ओपन, उनके लिए कहीं रास्ता नहीं है समुद्र से, महासागर से जुड़ने का, तो उसको हम भू आबद्ध बोलेंगे। तो तीन कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया आपका सीधा सीधा कजाकिस्तान जो इसके साथ यहाँ सीमा बना रहा है, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, कोई डाउट नहीं है। तो हमारा जो जवाब था वो सीधे सीधे मिल चुका है कि केवल एक कथन यहाँ पे सही है, उसके अलावा दो और तीन सही नहीं है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को पहले जानने से पहले इससे जुड़ी खबर देखिए। एक शोध से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की हिम चादर में पहले की तुलना में लगभग 20% की कमी आई है। तो ग्रीनलैंड जो है काफी दिनों से चर्चा में है कि वहां जो है बर्फ जो है, जो थर्माफ्रॉस्ट, वह पिघल रहा है। अब यहाँ पे देखिए बात समझिए, जो हिम चादर पिघल रही है उसकी वजह से हम उसके भूगोल को समझ लेते हैं कि वह किस क्षेत्र में है। तो उस सवाल के माध्यम से देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीनलैंड पूरी तरह से प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम में स्थित है। उसके बाद ग्रीनलैंड का कुछ विस्तार आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में भी है। फिर तीसरा देखिए कि हाल ही में खबरों में रहा हेंस द्वीप ग्रीनलैंड से संबंधित है। चलिए ठीक है, अब तीन में से कितने कथन सही है हमें ये देखना है। केवल एक, केवल दो कथन, केवल तीन कथन, या फिर कोई भी कथन सही नहीं है।
केवल 3 मतलब सभी 3। अब देखिए शुरुआत करते हैं पहले से। ग्रीनलैंड पूरी तरह से प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम में है। देखिए ये आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री देशांतर। अब इसके पश्चिम में अगर हम जाएं तो ये होगा और पूर्व में जाएं तो ये होगा। पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड किसका है? डेनमार्क का है। और डेनमार्क कहाँ पे है? तो डेनमार्क यहाँ पे है। वह जो है डेनमार्क का, जो जिसे डेनमार्क देश के बारे में हम जानते हैं यूरोप के, वो आपका यूरोप के साथ लगा हुआ है, लेकिन यह उसी का है ग्रीनलैंड, लेकिन यह प्राइम मेरिडियन के पश्चिम में है। ठीक है, अब दूसरी, पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही निकल गया। दूसरा है कि ग्रीनलैंड का कुछ विस्तार आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में भी है। अब यहां पे देखिए ग्रीनलैंड, आर्कटिक वृत्त किसको बोलेंगे? ये 66.5 डिग्री वाला जो यह सर्कल है, अक्षांश रेखा, ये आर्कटिक वृत्त है। ठीक है, अब यह आर्कटिक वृत्त में आप देखिए तो इसके दक्षिण में भी है और इसके उत्तर में भी है। तो इसका मतलब अब यानी कि हम देखें कुछ विस्तार आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में है, ज्यादातर विस्तार तो नहीं है लेकिन कुछ विस्तार दक्षिण में है, ऐसा हमें दिखाई देते हैं। देखिए ज्यादातर आपको उत्तर में मिलेगा, थोड़ा सा कुछ विस्तार दक्षिण में। तो दूसरा स्टेटमेंट सीधे सीधे हमें सही दिखाई देता है। देखिए क्या फायदा है कि हम नक्शे को अगर अपने दिमाग में रख पाएं तो सवालों के जवाब कितनी आसानी से मिलेंगे। तीसरा देखिए, हाल ही में खबरों में रहा हेंस द्वीप ग्रीनलैंड से संबंधित है। अब आपके दिमाग में नक्शा भी होगा ना, तो ये सवाल आप सही नहीं कर पाएंगे। ये सवाल आप तब सही करेंगे जब आप खबर को पहले जानेंगे कि खबर में क्या था, हेंस द्वीप था। तो हेंस द्वीप कहाँ पे है, फिर आपको खुद से ढूंढना होगा कि हेंस द्वीप एग्जैक्टली जहाँ पे है, अगर दिखता भी नहीं है तो कहाँ पे है। तो देखिए ग्रीनलैंड से इसका संबंध तो है लेकिन आप ऐसे देख नहीं पाएंगे। तो हम चलिए थोड़ा सा पास में चलते हैं, तो ये ग्रीनलैंड को थोड़ा और विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पे ग्रीनलैंड और कनाडा के साथ के बीच एक सीमा बनती है। जहां पे कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच की सीमा बनती है, यानी कि डेनमार्क और कनाडा की जहां पे सीमा बनती है, यहीं पे जहां पे मैंने हंस आइलैंड लिखा हुआ है यहीं पर है। अब यह जो हंस द्वीप है, अब हेंस जिसको हम बोलते हैं, मैंने हंस बोल दिया, हेंस है। अब इसमें देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें तो सवाल में कहा है कि ग्रीनलैंड से संबंधित है। बिल्कुल ग्रीनलैंड से संबंधित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा है कि यह बीच में है। कनाडा जो है सीमा बनाता है। तो दरअसल कुछ साल पहले यह जो हेंस द्वीप था इसका बंटवारा हो गया, और जब इसका बंटवारा हो गया तो यह दो हिस्सों में, जैसे कि अगर ये द्वीप है तो आधा हिस्सा ग्रीनलैंड में आ गया और आधा हिस्सा कनाडा को मिल गया। और ग्रीनलैंड किसका है? कायदे से डेनमार्क का है। अब एक सवाल आपसे पूछा जाए कि कनाडा जो है किसके साथ सीमा साझा करता है, तो अमेरिका तो सबको पता है। अगर सवाल आए कि थल सीमा, यानी कि स्थल जो जमीन की सीमा किसके साथ साझा करता है कनाडा, तो आप अमेरिका का नाम तो लेंगे ही, लेकिन साथ में आप डेनमार्क का नाम भी लेंगे, क्योंकि डेनमार्क जो है, हेंस जो है डेनमार्क का है और आधा आधा बटा हुआ है। तो यहाँ पर चूक आपसे सवाल में हो सकती है कि आप डेनमार्क को बिल्कुल, अगर कहीं ऐसा सवाल आ जाए तो अवॉइड कर देंगे, आपको लगेगा डेनमार्क तो हो ही नहीं सकता, वो यूरोप में है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी गलती आपसे ना होने पाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसका जवाब तो आपको मिल ही गया है, दो हमने पहले बता दिए थे कि सही है, और तीसरा वाला जो है यह भी सही है। अगर तीनों सही हैं तो हम क्या बोलेंगे कि सभी तीन कथन इसमें सही है, यानी कि पहला भी सही था, दूसरा भी सही था और तीसरा भी सही है, गलत नहीं है। हालांकि यहाँ पे क्या है, ग्रीनलैंड से संबंधित है, ये बात जो लिखी है यह गलत नहीं है। अगर यहाँ पे कह देता कि कनाडा से भी संबंधित है तो भी वह गलत नहीं होता। तो यह हम पे हमें स्टेटमेंट को सही तरीके से समझना होगा। अब आगे देखिए, अगला सवाल जो जुड़ा हुआ है पनामा नहर से। पनामा नहर अभी भीषण सूखे का सामना कर रहा है। अब इस कारण से यहाँ से जो गुजरने वाले जहाज हैं उनकी संख्या में कटौती कर दी गई है। यानी कि अगर पहले 100 जहाज जाते थे तो 33 से 34 जहाजों की संख्या कम कर दी गई है। 33 ही मान लीजिए, एक तिहाई। अब एक तिहाई जहाज यहाँ से कम जा रहे हैं और इनको ले जाने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है, तकनीकी का भी सहारा लिया जा रहा है। तो वह संख्या जो है कम करना बहुत ही जरूरी था। अब जो सवाल है वह नहर से नहीं, नहर जहाँ पे है उसके पड़ोसियों से है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पनामा के पड़ोसी देशों का है? तो दो ही पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। वेनेजुएला निकारागुआ, वेनेजुएला कोस्टा रिका, कोलंबिया निकारागुआ, कोलंबिया कोस्टा रिका। अब चलिए देखते हैं नक्शे पे। अब आप नक्शे पे अगर देखेंगे तो ये आपको पनामा दिखेगा, यहीं पे है पनामा नहर। पनामा नहर की क्या खासियत है? वही खासियत है जो स्वेज नहर की है, यानी कि जो अब उत्तरी अमेरिका है उसके पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र में आने के लिए जो पूरे दक्षिण अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था वो चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। तो कई हजार किलोमीटर की यात्रा कम हो गई। इसकी वजह से यही पनामा नहर के माध्यम से ये जो जहाज हैं वह निकल जाएंगे और दक्षिणी साइड पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पश्चिम साइड पहुंच जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो ही देश हैं, एक तो है कोलंबिया पनामा के पूर्व में देखें, अब पनामा के पश्चिम की तरफ जाके देखिए तो यहाँ पे आपको दिखेगा कोस्टा रिका। तो कोलंबिया और कोस्टा रिका जहाँ पे होंगे ऑप्शन में वही हमारा जवाब होगा। तो कोलंबिया और कोस्टा रिका हमें दिखते हैं डी में, तो हमारा जवाब होगा डी। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल विश्व आर्थिक मंच की बैठक जो अभी हुई थी उससे संबंधित है। स्विट्जरलैंड के दावोस में यह संपन्न हुई थी। तो चलिए जरा हम थोड़ा सा स्विट्जरलैंड को और बेहतर तरीके से सवाल के माध्यम से समझ लेते हैं। निम्नलिखित शहरों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। हेग, जिनेवा, बेसल और वियना उपयुक्त में से कितने स्विट्जरलैंड में अवस्थित हैं? 4 शहर हैं। अब देखते हैं कितने हैं, केवल 1 है, केवल 2 हैं, केवल 3 हैं, या फिर सभी के सभी 4 हैं। इसके लिए हमें नक्शे की जरूरत पड़ेगी। चलिए नक्शे को खोलते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में यहाँ पे जिनेवा दिख रहा है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने मार्क कर दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा नीदरलैंड, और नीदरलैंड में हेग है, यहाँ पे मार्क कर दिया है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो वियना हमें जो प्रश्न में पूछा गया था वो तो दिख रहा है कि ऑस्ट्रिया में है, हेग जो है वो नीदरलैंड में है। तो हेग और वियना तो चले गए। अब देखिए हेग नीदरलैंड में था तो ये चला गया, और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी ये चला गया। बचते हैं जिनेवा और बेसल। जिनेवा और बेसल में से हमने देखा कि हमें यहाँ पे जिनेवा मिल चुका है, बेसल नहीं मिला है। स्विट्जरलैंड को और बेहतर तरीके से पास से देखते हैं। ये देखिए जिनेवा यहाँ पे है स्विट्जरलैंड में। अब बेसल देखें तो यहाँ पर है स्विट्जरलैंड में। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण शहर हैं जैसे कि दावोस, उसके अलावा राजधानी बर्न। अब आप देखिए ये सारे के सारे जो मैंने 4 नाम लिए स्विट्जरलैंड के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, बहुत अलग अलग वजह से चर्चा में रहते हैं, आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे हमें सवाल में तो यही पता चलता है कि बेसल और जिनेवा ही है, बाकी 2 नहीं है। तो उत्तर की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि केवल 2 हैं स्विट्जरलैंड में अवस्थित, यानी कि बी हमारा सही जवाब होगा। ज्यादा मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है, सवाल में हो सकता है ये 4 के बारे में पूछ ले। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल जो है ये तो हमने देख ही लिया था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। अगला सवाल है हमारे एक ऐसे पड़ोसी के पड़ोसी से जिसका संबंध हमसे बना हुआ है। ईरान के करमन प्रांत में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद ईरान ने सीरिया, इराक और पाकिस्तान में प्रतिशोधपूर्ण हमले किए। अब ये हम एक तरह से कवर कर चुके। जो बलूचिस्तान वाला एक मामला था वो अलग था, जिसकी वजह से कुछ ईरान के लोगों के द्वारा हमला किया गया, यानी कि वहां की सरकार के द्वारा हमला कराया गया पाकिस्तान के क्षेत्र में। तो क्या मामला है वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए इस सवाल को देखते हैं। बलोच होमलैंड के नाम से जाने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की पहचान निम्नलिखित में से किन देशों में की जाती है? अब नाम देखिए, बलोच होमलैंड के नाम से जाना जाता है, और यह जो बलोच होमलैंड है ये सिर्फ एक देश में नहीं, एक से ज्यादा देश में। आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूं, इन 4 में से एक विकल्प आपका कम हो जाएगा, लेकिन पहले विकल्प देख लेते हैं। विकल्पों के लिए क्या क्या ऑप्शन है? ईरान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, अजरबैजान। इन 6 में से कुछ देश ऐसे हैं जिनको मिलाकर के, वहां का कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसको मिलाकर के हम बलोच होमलैंड के नाम से जानते हैं। अब 1, 2, 3 यानी कि ईरान, इराक या पाकिस्तान, फिर 1, 3, 4 ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या तो 2, 3, 4 इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
या तो डी 3, 4, 5, 6 यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया और अजरबैजान। एक ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे माइनस करवा देता हूँ, आप डी को हटा दीजिए, यानी कि 4 तो नहीं है, 3 ही है। तो चलिए मैंने इतनी आपकी हेल्प की, अब आप मेरी हेल्प कीजिए, देखिए क्या है, गेस कीजिए जवाब क्या है, मैं तो आपको बताऊंगा ही। अब देखिए जो बलोच होमलैंड है, इस नक्शे में आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, तो और बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ के देख सकते हैं। पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र आता है, उसके अलावा आप देखें तो ईरान का भी कुछ क्षेत्र आता है, उसके अलावा आप देखें तो अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र आता है। तो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान 3 देशों का क्षेत्र आता है। तो अब आपसे कभी भी कोई पूछेगा तो आप बता देंगे। तो बलोच होमलैंड जो है ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के बना हुआ है। इसके अलावा जो बाकी देश हैं वो नहीं है शामिल। तो हमें अब ज़्यादा नक्शे में जाने की जरूरत नहीं, कभी कभी ज़्यादा नक्शे में जाना हानिकारक है। तो जवाब हमें मिल चुका है। तो जवाब के लिए आप चाहे ऑप्शन देखना चाहें, जो सवाल का ऑप्शन था उसमें ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी कि 1, 3 और 4 ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि यह बलोच होमलैंड से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हाल ही में सेनेगल की रेटबा झील, लेक रोज या पिंक लेक में नाइट्रेट के स्तर में अचानक वृद्धि होने लगी, जिसके कारण यह झील सूखने के कगार पर पहुंच गई। दरअसल इस झील के साथ हुआ कुछ ऐसा, यह झील कुपोषण की जगह सुपोषण का शिकार हो गई, यानी कि यहां पर जो जलीय पौधे हैं ये बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि यहाँ पर जब दोनों वजह है, मतलब कि क्यों बढ़ गए और बढ़ने के पीछे की वजह में जो चीजें कॉमन है वो है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पौधे बढ़ गए तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ गई तो ये सूखने के कागार पर, पौधे बढ़ते जा रहे थे, सूखने के कागार पे आ गई, ये सुपोषण हो गया। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रेट के स्तर में जो वृद्धि हुई, सारा खेल इसकी वजह से। अब हमें थोड़ा सा जानना है सेनेगल से जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारी के बारे में, जो नक्शे के माध्यम से हम जान सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेनेगल एक पश्चिम अफ्रीकी देश है। दूसरा है सेनेगल, गाम्बिया आदि यहाँ की कुछ प्रमुख नदियां हैं। फिर उसके बाद अफ्रीका के प्रसिद्ध साहेल क्षेत्र का विस्तार इस देश में भी है। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और उपर्युक्त सभी। अब चलिए देखते हैं। सवाल के जवाब में हमें नक्शे की तरफ बढ़ना होगा। अब सेनेगल जो है पूरे अफ्रीका में किस जगह पे है, वहीं से हमारा पहला स्टेटमेंट निकल आएगा। ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। अब इसमें पूरब छोड़ दीजिए, उत्तर छोड़ दीजिए, दक्षिण छोड़ दीजिए, पश्चिम की तरफ देखिए, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेनेगल। तो अफ्रीका में पश्चिम में उपस्थित यह देश है, अवस्थित है, उपस्थित नहीं अवस्थित बोलेंगे ना। सेनेगल एक पश्चिम अफ्रीकी देश है। दूसरा, सेनेगल, गाम्बिया यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। आदि भी लिखा है, यानी कि और भी है, लेकिन सेनेगल और गाम्बिया, क्या ये 2 नदियां हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेनेगल जो है नदी एक ये है और एक गाम्बिया नदी ये है, और ये दोनों की दोनों वही सेनेगल देश के अंतर्गत है। अब इसमें से जो सेनेगल नदी है वह सीमा साझा करती है सेनेगल की मॉरिटानिया के साथ में। तो मॉरिटानिया और सेनेगल के बीच में जो नदी है, जो सीमा उनकी बनाती है, सेनेगल है। उसके अलावा जो दूसरी नदी है वह गाम्बिया है, वो भी सेनेगल के अंदर महत्वपूर्ण नदी है। तो ये दोनों की दोनों नदियां अगर यहाँ पे हैं तो हम इसको स्टेटमेंट को सही बोलेंगे। अब तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाइए। अफ्रीका के कुछ प्रसिद्ध साहेल क्षेत्र का विस्तार इस देश में भी है। तो बिल्कुल पूरा तो नहीं है, जैसे किसने बोला कुछ, तो हम कुछ में इसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सेनेगल, यहाँ पे माली, नाइजर, चाड, सूडान, ये सारा का सारा क्षेत्र साहेल के अंतर्गत ये भी आता है। यहाँ के क्षेत्र भी कुछ क्षेत्र आते हैं। अब साहिल क्षेत्र क्या है? अब आपसे कोई पूछ ले कि साहिल क्षेत्र है क्या, तो इसके बारे में मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो एक बार आप सर्च करके देख लीजिएगा। चाहे तो आप में से जिनको यह बात पता है वो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि एग्जैक्टली क्या है। जिन लोगों को ना पता हो एक बार कमेंट में आइए, जरा देखिए, आपको भी अंदाजा लगे कि किस तरह से प्रोग्राम जो डेली विजिट कर रहे हैं उनको किस तरह से पुरानी बातों से कनेक्ट करना आसान हो जाता है। चलिए फिलहाल के लिए हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर
ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट अगर सही है तो हम डी को सही मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटिक तट से गहरे समुद्र में बड़े प्रवाल भित्ति कोरल रीफ की मैपिंग की है। कहाँ के? अटलांटिक। तो अब इसी वजह से अटलांटिक को हम थोड़ा सा और समझ लें, उसके लिए सवाल देखना होगा। निम्नलिखित जलराशियों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। काला सागर, लाल सागर, श्वेत सागर और पीला सागर। श्वेत सागर व्हाइट सी, इंग्लिश में देख लीजिए ब्लैक सी, रेड सी, व्हाइट सी और येलो सी। ये सारे सी रियल में है, ऐसे कलर के हिसाब से मैंने नाम नहीं ले लिए हैं। उपयुक्त में से कितनी जलराशियां अटलांटिक महासागर से संबंधित? ये देखिए सवाल, अगर आपको ये पता है कि इसमें से कितनी जलराशि अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है, तो बाकी की जो जलराशियां हैं वो कहाँ से हैं, वो ऑटोमेटिक आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि आपको अगर इतना नक्शे का अंदाजा है तो। चलिए हम एक बार नक्शे को देखते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम अभ्यास कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर है ब्लैक सी, यहाँ पर है रेड सी, यहाँ पर है व्हाइट सी, यहाँ पर है येलो सी। अब आप खुद देखिए कि अगर येलो सी यहाँ पे है तो इसका कनेक्शन किससे बनता है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन से, यानी कि प्रशांत महासागर से। उसके बाद देखिए व्हाइट सी यहाँ पे है, इसका संबंध किससे बनता है? आर्कटिक ओशियन से। फिर उसके बाद देखिए लाल सागर है, तो लाल सागर का संबंध किससे बनता है? इंडियन ओशियन से। उसके बाद देखिए ब्लैक सी है यहाँ पे, और ब्लैक सी का संबंध किससे बनता है? नॉर्थ ओशियन से, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से, या तो हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं? अटलांटिक ओशियन से। तो सिर्फ ब्लैक सी ऐसा है जिसका संबंध हमें दिखाई देता है काला सागर का किससे? अटलांटिक महासागर से। तो कितने? केवल एक जलराशि इन चारों में से ऐसी है, तो कोई डाउट इसमें आपको नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल को पहले खबर के माध्यम से जानिए। युगांडा की राजधानी कंपाला में G77 प्लस चीन के तीसरे साउथ सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। तो एक यहाँ पे फैक्ट है, वो फैक्ट हमेशा ध्यान में रखिएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है? तीसरा साउथ सम्मेलन हुआ है। किसका? G77 प्लस चीन का साउथ सम्मेलन हुआ है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है जिसमें यह पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, और ये स्टेटमेंट है G77 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब चलिए देखिए, इसके सदस्यों की संख्या 77 है, जिनमें से अधिकांश अफ्रीका महाद्वीप से हैं। फिर दूसरा है, यह संगठन ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा है, इसके सदस्य देश विश्व के 3/4 से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा है, भारत भी इसका सदस्य है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखा है, इनके सदस्यों की संख्या 77 है, जिनमें से अधिकांश अफ्रीका महाद्वीप से हैं। ग्लोबल साउथ में मुख्य रूप से कौन से देश हैं? जो मुख्य रूप से देश हैं, पिछड़े देश हैं, गरीब देश हैं या विकासशील देश हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। और इनकी संख्या जो ये G77 है, उसमें G77 में इन देशों की संख्या 77 नहीं है। जैसे G20 में देशों की संख्या 20 नहीं है, वैसे ही G77 में देशों की संख्या 77 नहीं है। अब चलिए देखिए कितनी है संख्या? 134 देश हैं। अब आप देखें तो आपको दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, किस तरह से, स्पेशली दक्षिण एशिया का क्षेत्र आप देखें पूरा का पूरा, साउथ ईस्ट एशिया। अब यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो देखिए नहीं है मुख्य रूप से, ऊपर के देश भी आपको नहीं दिख रहे हैं मुख्य रूप से। लेकिन देशों की संख्या का सीधे सीधे, अभी नक्शे में ज्यादा विस्तार जाने की बात नहीं, मुख्य बात यही कि 134 देश हैं इसके, लेकिन दिखा कितना रहा है? 77। पहला स्टेटमेंट गलत है, नाम पे नहीं जाना है। दूसरा, यह संगठन ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या करता है? तो हम कह सकते हैं कि भाई करता है। 134 देश हैं इसमें। अगला है, इसके सदस्य देश विश्व के 3/4 से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट कहा ना, 3/4 से अधिक, ज्यादा, लगभग 80%, विश्वास मानिए लगभग 80% आबादी का प्रतिनिधित्व यहाँ पे हो रहा है। 3/4 से अधिक ही है, इसलिए लिखा है 3/4 से अधिक। ये स्टेटमेंट भी सही है, भारत भी इसका सदस्य है। अब सोचिए 3/4 से अधिक, 80% आबादी का प्रतिनिधित्व हो रहा है, तो दुनिया की 80% आबादी का प्रतिनिधित्व तभी हो पाएगा
जब भारत और चीन जैसे देश उसमें शामिल होंगे, उनकी इतनी बड़ी आबादी है, नहीं तो फिर उन्हीं को हटा दो तो बाकी के मिला के 80% होना पड़ेगा। और ऐसा है नहीं, यूरोप के देश दिखेंगे नहीं आपको, आपको अमेरिका दिखाई नहीं देगा। तो इस वजह से अब आप देखेंगे तो आपके हिसाब से अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इसमें जो सही जवाब है वह यही है कि कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला ही कथन गलत था। अगर यह कथन गलत था तो हमारा जवाब भी यही है, ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यह रूस और यूक्रेन से जोड़ के देखना होगा, 2 साल होने वाले इनके युद्ध के। रूस ने यूक्रेन पर बाल्टिक सागर में स्थित उस्त-लुगा बंदरगाह के गैस टर्मिनल पर हमला करने का आरोप लगाया है। किस पर आरोप लगाया है? यूक्रेन। सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रीमिया प्रायद्वीप प्राकृतिक रूप से यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। दूसरा है, कर्च जल संधि अजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है। तीसरा है, रूस के अतिरिक्त यूक्रेन का कोई भी पड़ोसी देश बाल्टिक सागर को स्पर्श नहीं करता है। चलिए एक करके देखते हैं कि कितने कथन इसमें से सही हैं। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या कोई भी नहीं। तो पहला हम देखते हैं स्टेटमेंट, पहले परखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, क्रीमिया प्रायद्वीप प्राकृतिक रूप से यूक्रेन से जुड़ा हुआ है। चलिए अब देखिए सबसे पहले कि आपको दिखाई कहाँ पे देता है कि क्रीमिया कहाँ पे है। तो ये क्रीमिया है, प्रायद्वीप है, और ये यूक्रेन। अब आप देखेंगे तो प्राकृतिक रूप से, तो स्पष्ट कर देता हूँ, तो यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह इसका मतलब क्या हो गया कि पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। फिर उसके बाद देखिए, कर्च जल संधि अजोव सागर को काला सागर से जोड़ती है। अब देखना पड़ेगा, ये देखिए अजोव सागर और ये है काला सागर। अब इन दोनों को जो जल संधि जोड़ती है, स्टेट ऑफ कर्च, तो कर्च जल संधि, तो इसका मतलब यह स्टेटमेंट भी सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, रूस के अतिरिक्त यूक्रेन का कोई भी पड़ोसी देश बाल्टिक सागर को स्पर्श नहीं करता है। मतलब कि स्पर्श नहीं करता है, यह बात हमें समझानी पड़ेगी। या तो नहीं करता है तो सही है, अगर करता है तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो क्या करता है? देखिए, यह है यूक्रेन और यह उसका पड़ोसी देश है पोलैंड। यूक्रेन का पड़ोसी देश है पोलैंड और बाल्टिक सागर को स्पर्श करता है। तो इसका मतलब जो कह रहा था कि यूक्रेन रूस के अलावा कोई नहीं करता है, क्योंकि रूस यहाँ पर करता है, तो यह गलत है। रूस के अलावा यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड भी स्पर्श करता है। यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी की बात कही गई थी। तो पहले 2 स्टेटमेंट हमारे अगर सही हैं तो हम क्या कहेंगे? 1 और 2 कथन सही हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने भारत और नाइजीरिया के संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक की सह अध्यक्षता की है। सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाइजीरिया के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखना पड़ेगा कौन कौन से देश हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी कि CAR, नाइजर, चाड, कैमरून। नाइजीरिया के साथ, तो सबसे पहले देखिए नाइजीरिया है कहाँ पे नक्शे पे। अब आप देखिए तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा नाइजीरिया। आप देखिए क्या बोलता है, अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। इन चारों देशों को चलिए ढूंढते हैं कि नाइजीरिया के बगल में कौन है, कौन सा नहीं है। CAR सबसे पहले देखते हैं, तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यहाँ पे है, नाइजीरिया यहाँ पे है। अब देखिए तो यहाँ पे इसकी सीमा खत्म हो जाती है, यहाँ पे इसकी, लेकिन बीच में यहाँ पे देश हमें दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले में ही हमें जवाब मिल गया कि CAR नाइजीरिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है। लेकिन बात ऐसे बनेगी नहीं दोस्तों, हम अभ्यास कर रहे हैं, बाकी भी देखेंगे। नाइजर, चाड और कैमरून, अब देखिए नाइजर पड़ोस में है, चाड पड़ोस में है। अब एक और बचता है कैमरून। तो कैमरून वही है जो CAR और नाइजीरिया के बीच में आ गया है, यानी कि यह जो क्षेत्र है यह है कैमरून। यह सीमा साझा कर रहा है। तो नाइजर, चाड, कैमरून तो किए, CAR नहीं किया। और हमारा जो जवाब है वो क्या है? CAR नाइजीरिया के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने निरंतर चौथे ऐतिहासिक कार्यकाल के लिए बांग्लादेश की सत्ता पुनः ग्रहण की है। अब सवाल देखिए क्या है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत के कुल कितने राज्यों के साथ लगती है? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करते हैं? तो सवाल में जो ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6, देखते हैं कितने राज्य हैं। अब आप एक तरफ से देखिए, अब आपको दिखाई देगा मिजोरम,
बांग्लादेश से लगा हुआ है, त्रिपुरा बांग्लादेश से लगा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको और कौन सा दिखाई देगा, मेघालय बांग्लादेश से लगा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो असम बांग्लादेश से लगा हुआ है। फिर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, ये पूरा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का या बांग्लादेश से लगा हुआ है। कितने हो गए, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर यह भी असम का क्षेत्र है, यह भी असम का क्षेत्र है, इसलिए हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय 4 और फिर पश्चिम बंगाल 5। तो कितने हैं, 5 है। 5 के अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, तो चलिए उत्तर हमें मिल चुका है। 5 राज्य हैं भारत के जो स्थलीय सीमा बनाते हैं या साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं भारत की। चलिए, तो हमें जवाब तो मिल चुका है, लेकिन अभी हमें आगे बढ़ना होगा। अभी हमें थोड़ा सा जानना होगा कि कितने मुख्य रूप से डिवीज़न जो मौजूद थे जब बांग्लादेश की मौजूदगी आई, अस्तित्व आया, तो राजशाही, ढाका और खुलना और चिटगांव। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बारे में आपने पहले कभी ना कभी सुना ही होगा, ये 4 डिवीज़न थे, फिर इनका भी डिवीज़न हुआ। तो अभी जो है आप देखेंगे तो उनका डिवीज़न होने के बाद और भी अस्तित्व में आ गए हैं। अब चलिए, अब वो सवाल हम देखेंगे जो कि आपसे पूछा जा चुका है, यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम में यूपीएससी की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में 2018 के सेट ए में पूछा गया था। अब देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मानव क्रियाकलापों के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया है, या तो कह सकते हैं लगभग सूख ही गया है। अराल सागर, काला सागर, बैकाल झील। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, ये वो सवाल है जो यह निर्धारित करता है कि न्यूज़ ऑन मैप प्रोग्राम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ना सिर्फ यूपीएससी के सवाल, आप पीसीएस के भी सवाल देख लेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आजकल मैप आधारित, मानचित्र आधारित आते हैं और करंट अफेयर से जुड़े होते हैं, इसलिए हम करंट अफेयर का ध्यान रखते हुए आपके सामने सवाल लेकर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सवाल 2018 में आया था, क्योंकि 2016-17 में हम यहाँ पर जिसकी बात करने वाले हैं, यानी कि जो हमारा जवाब है वह चर्चा में था। जवाब क्या है, सही उत्तर चुनना है हमें से कि मानव क्रियाकलाप के कारण बहुत अधिक संकुचित हो गया था। तो कौन सा हुआ था इनमें से, अराल सागर हुआ था, या अरल सागर इसको नॉर्मली बोलते हैं। यहाँ पे जो अराल इंग्लिश से हिंदी बना तो ऐसा मुख्य रूप से, तो ए इसका सही उत्तर है, केवल ए। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, आखिर अरल सागर है कहाँ पे। तो उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान के बीच में आप देखेंगे तो आपको अरल सागर मिलेगा। ये सूख रहा है, सूखने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ से पानी आता था, जो पानी का सोर्स था, वहाँ बांध बना लिए गए। अब जब पानी के बांध बना लिए गए तो ये सूखना शुरू हो गया, और उस दौरान यह खबरों में था। कब था यह, खबरों में था 2016-17 के दौरान। तो फिर 2018 में इससे सवाल पूछ लिया गया। ठीक है, तो यह इसी वजह से चर्चा में था। अब देखिए, शुरुआत में स्थिति इसकी ऐसी थी, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो यहाँ पे यह पूरा सूख चुका है, यहाँ आपको पानी नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद की स्थिति में लिखिए 1977 में ये स्थिति थी, 89 में फिर ये हुई, 2006 में देखिए बढ़ता जा रहा है, स्थल क्षेत्र, सूखा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, फिर साल दर साल यह बढ़ता गया। देखिए 14 में देखिए पूरा यह क्षेत्र सूख गया है, फिर 15 के बाद 16 में थोड़ा सा सुधार हुआ, 17 में थोड़ा सुधार हुआ, प्रयास किए जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, लेकिन उसके पहले देखिए ज़्यादा था बेहतर स्थिति, और पीछे जाएंगे तो बेहतर थी ही, वो आपको पता ही है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अब हम एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए, कोशिश कीजिए कि इसका जवाब आप दे सकें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 38वीं समांतर रेखा से अलग होते हैं। फिर है, दक्षिण कोरिया केवल उत्तर कोरिया से स्थलीय सीमा साझा करता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। जब आप जवाब देते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, और चैनल शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।